नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। भूगोल कक्षा 9वीं, पाठ 9, व्यापार। ये हमारे दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं कुछ हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कुछ फल है, सब्जियां हैं और कुछ अन्य सामान। इसमें हम देख रहे हैं हमारे किचन में लगने वाला सामान है खाना बनाने में उपयोगी तेल है, मसाले हैं। घर में उपयोग में आने वाले अन्य सामान जैसे बाल्टी है, नहाने के लिए मग है, सामान रखने के लिए डब्बे हैं। इसमें हम देख रहे हैं हमारे भोजन में उपयोगी रोज जरूरी दालें हैं अलग अलग प्रकार की। इसके बाद है कपड़े, ये भी हमारी ज़रूरत है। अनाज, जैसे हमने देखा यहाँ दाल है, यहाँ चावल है, अन्य प्रकार के अनाज। ये हमारी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं। दैनिक आवश्यकता की ये वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती हैं? तो यहाँ हम देख रहे हैं अपने आसपास के परिसर की दुकानों में सब्जियां, फल, सब्जी मार्केट में प्लास्टिक के सामान, बाल्टी, डिब्बा, ये प्लास्टिक की दुकानों में, ये किराने की दुकानों में अन्य सामान हमें मिलते हैं। इसके अलावा आजकल मॉल में भी हम बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं, कपड़ों से लेकर वस्तुओं तक। हमारे आसपास के परिसर में उपलब्ध किराने की दुकानों से भी हम सामान खरीदते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं अपने परिसर की दुकानों, बाजार अथवा मॉल आदि स्थानों से खरीदते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ये विक्रेता हैं, ये स्वयं किसी भी माल अथवा वस्तु का उत्पादन नहीं करते। हम यदि मॉल से सामान खरीद रहे हैं तो मॉल वाला सामान बनाता नहीं है, सिर्फ सामान बेचता है। हम अपने घर के अगल बगल से किराने की दुकान से सामान खरीद रहे हैं तो किराने की दुकान वाला वो सामान बनाता नहीं है, वो अनाज स्वयं पैदा नहीं करता खेती में, वो कपड़े स्वयं बनाता नहीं, वो मसाले स्वयं बनाता नहीं, उसका उत्पादन वो नहीं करता है। कपड़ा मार्केट में जाके हम कपड़े खरीदते हैं तो कपड़ा बेचने वाला जो है वो कपास की खेती नहीं करता, वो फैक्ट्री में धागे नहीं बनाता, वो उन धागों को बुनकर कपड़े नहीं बनाता। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये विक्रेता जो हैं, ये स्वयं किसी भी माल अथवा वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं। वे वस्तुएं कहीं न कहीं से लेकर आते हैं और ये सभी वस्तुएं हमारे परिसर में तैयार नहीं होती हैं। ये है थोक बाजार केंद्र, कपड़े का होलसेल मार्केट हम देख रहे हैं। ये सब्जियों का, आलू प्याज का होलसेल मार्केट है, थोक बाजार जिसे हम कहते हैं। ये है कृषि उत्पन्न बाजार समिति, ये कारखाने हैं और ये रिटेलर की दुकान है, चिल्लर विक्रेता जिसे हम कहते हैं या रिटेल विक्रेता हम कहते हैं। तो ये जो वस्तुएं हम खरीदते हैं ये कैसे मिलती हैं हमें? एक्चुअली ये कहीं दूर स्थानों पर तैयार होती हैं, किसी फैक्ट्री में बनती हैं, कहीं खेती में पैदा होती हैं, कहीं अलग जगह पर रहती हैं। उसके बाद ये सारे सामान जो हैं वस्तुएं थोक बाजार में पहुंचती हैं, चाहे वो अनाज का थोक बाजार हो, चाहे वो जिसमें सब्जी का थोक बाजार हो, कपड़ों का थोक बाजार हो। तो थोक बाजार से वस्तुएं
कारखानों में बनी वस्तुएं, कृषि उत्पन्न बाजार, ये भी होलसेल मार्केट का ही एक प्रकार है। यहाँ पर जो सामान है ये सभी सामान मार्केट में पहुंच गए। इसके बाद ये रिटेल जो विक्रेता है, जो हमारे आसपास की छोटी दुकानें होती है, किरानों की दुकान वाले, ये लोग जाके होलसेल मार्केट से सामान खरीदते हैं और हम जाकर इनसे सामान खरीदते हैं। यानी पहले सब सामान कहाँ पे हुआ, कहीं खेती में अनाज पैदा हुआ, किसी फैक्ट्री में माल बना, कहीं पर हुआ, फिर ये सब इकट्ठा होता है थोक बाजार में, होलसेल मार्केट जिसे कहते हैं, और वहाँ से ये रिटेल विक्रेता जो है, चिल्लर विक्रेता, ये वहाँ पे जाकर सामान खरीदते हैं और ये सामान खरीदने के बाद आम आदमी तक, जन साधारण तक पहुँचते हैं। यानी हम लोग यहाँ से सामान खरीदते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विविध वस्तुएं खरीदते हैं, अर्थात क्रय करते हैं। क्रय शब्द आपने गणित में भी पढ़ा होगा। क्रय विक्रय, जब हम लाभ हानि के प्रश्न हल करते हैं, प्रतिशत के प्रश्न हल करते हैं, तो वहाँ पर हम क्रय विक्रय इन शब्दों से परिचित होते हैं। तो हम जो क्रय का मतलब होता है सामान खरीदना, खरीदने का जो काम होता है उसे क्रय कहते हैं। तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, मतलब क्रय करते हैं। अब ये क्रय हम कहाँ से करते हैं, किसी के ना किसी के पास से करते हैं। तो इन वस्तुओं की मांग पूर्ण करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। पहले प्रोडक्शन होता है, पहले वस्तुएं बनेंगी तब तो हम खरीदेंगे ना। और वस्तुएं बन गई तो वो बनी हुई वस्तुएं मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, पहले मार्केट में आती हैं। तो उत्पादक जो है, जो प्रोड्यूसर है, वो वस्तुओं की आपूर्ति करता है, किसको, थोक व्यापारियों को सामान बेचता है। और थोक व्यापारी से ये चिल्लर विक्रेता, रिटेलर्स जो है वो सामान लेकर आते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट में देखें तो व्यापार क्या है, मांग के अनुसार हम क्रय करते हैं, खरीदते हैं, और आपूर्ति के अनुसार सामान बेचा जाता है। जितनी मांग है उतना सामान हम खरीदते हैं, जितनी मांग है बाजार में उसकी आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है, और वो सामान बेचा जाता है। तो ये जो खरीदना, बेचना, क्रय विक्रय, यही व्यापार है। ट्रेड जिसे हम कहते हैं, TRADE, ट्रेड। तो ग्राहक और विक्रेता वस्तुओं का क्रय विक्रय अथवा लेन देन करते हैं और इसे ही व्यापार कहा जाता है। अब हम देखते हैं एक चित्र के माध्यम से, प्रक्रिया के माध्यम से, कि व्यापार क्या है। तो व्यापार में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से घटक हैं। पहला है प्रोड्यूसर, उत्पादक, जो सामान बना रहा है। फिर सामान बेचने वाला, उत्पादक के पास से सामान पहुंचा विक्रेता के पास से, और विक्रेता से किसने लिया, ग्राहक ने। तो व्यापार के ये तीन प्रमुख घटक हैं। कोई भी व्यापार तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वहाँ पे कोई प्रोड्यूसर ना हो, कोई सेलर ना हो और कोई परचेजर ना हो। तो दे आर 3 important factors of a trade. ओके, अब हम देखते हैं व्यापार के बारे में और बहुत सारी बातें। अरे वाह, ये हमने क्या देखा, एक सेब था जो भारत के मानचित्र में हम देख रहे हैं कि भारत का सिरमौर, जो भारत का ताज है, कश्मीर में पैदा हो रहा है। और ये कहाँ पहुंच रहा है ये सेब, ये पहुंच गया सीधे महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में सेब की खेती नहीं होती है, सेब यहाँ की जलवायु के अनुसार यहाँ पैदा नहीं होता। सेब की पैदावार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन सब इलाकों में बहुतायत होती है। आजकल तो बहुत सी जगह उगाए जाते हैं, लेकिन जलवायु के अनुसार हम देखें तो इनकी मुख्य पैदावार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में होती है। अब यहाँ से ये सेब चल के मुंबई तक पहुँच गया। तो ये कैसे पहुँचा, आइए जानते हैं। तो ये जो व्यापार के कारण पहुँचा, तो व्यापार क्या है, क्रय विक्रय की प्रक्रिया। खरीदना बेचना व्यापार में मुख्य है। उसके बाद ग्राहक और विक्रेता का समन्वय, खरीदने वाला और बेचने वाला, इनके बीच का समन्वय, कोऑर्डिनेशन।
ये व्यापार है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि व्यापार जो है एक आर्थिक प्रक्रिया है। खरीदने वाला मुफ्त में नहीं खरीदता, उसकी कीमत देता है, उसके पैसे देता है। तो ये आर्थिक प्रक्रिया हो गई। और अतिरिक्त उत्पादन वाले प्रदेश से कम उत्पादन वाले प्रदेश की ओर आपूर्ति। जैसे अभी हमने देखा, ये सेब कश्मीर से मुंबई पहुंच गया। तो यदि किसी क्षेत्र में किसी वस्तु की पैदावार बहुत अधिक है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और कुछ एरिया ऐसा है, कोई क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर इन चीज़ों की पैदावार नहीं होती, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों की आपूर्ति की जाती है, तो उसे हम कहते हैं व्यापार। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये चित्र में जो दिखाया जा रहा है कि एक जो महिला है वो बर्तन भांडी लेकर आई हुई है, और एक महिला जो है वो कपड़े दे रही है। हमने भी अपने आसपास ये दृश्य कई बार देखा होगा कि घरों के पुराने कपड़े या जो जिन कपड़ों का उपयोग नहीं है, ऐसे कपड़े हम देकर नए बर्तन ले लेते हैं, यानी कपड़ा दिया और बर्तन लिया। और मुझे याद है कि हमारे बचपन में इस तरह का दृश्य बहुत आम हुआ करता था। हमारे घर में भी इस तरह से होता था कि हमारे मम्मी वगैरह जो थी, पुराने कपड़े या अनुपयोगी कपड़े जो है वो हम दे के बर्तन लेते थे। तो वो बर्तन वाली जो बाई आती थी, वो गली गली घूमती थी, भांडी ले लो, भांडी ले लो। तो इस तरह से ये वस्तुओं का आदान प्रदान, इसमें किसी भी तरह से पैसा नहीं दिया जाता था, किसी तरह की करेंसी का उपयोग नहीं होता था, लेकिन वस्तु विनिमय होता था। विनिमय मतलब आदान प्रदान, तो वस्तु विनिमय होता था। इस प्रकार की वस्तु विनिमय पद्धति को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, जिसे इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का विनिमय। लेकिन इस विनिमय में क्या है, मुद्रा का चलन नहीं होता। मुद्रा जो है, किसी भी तरह की मुद्रा या पैसा, कैश, करेंसी, इसका उपयोग नहीं होता। एक हाथ से सामान दिया, दूसरे हाथ से दूसरा सामान लिया। तो प्राचीन काल में हम जब देखें तो इसी तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। श्रम के बदले अनाज अथवा बदले तेल लेना। जैसे हम गांव में देखते हैं तो भाई किसान जो था वो अनाज पैदा करता था, वो अनाज तेल वाले को दिया, उससे तेल ले लिया, तेल वाले को अनाज मिल गया, अनाज वाले को तेल मिल गया। इस तरह से आदान प्रदान करके, वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा व्यापार हुआ करता था। तो लेकिन कई बार इससे अनेक प्रकार की समस्या कि भाई हमारा सामान बहुत ज़्यादा कीमती है, किसी को लगा भाई हमारा सामान कीमती है, लेकिन इसमें यदि हम तेल ले लिया या नमक ले लिया इसके बदले में, तो ये तो बहुत सस्ता है। तो इस तरह की जब अड़चन बड़े बड़े स्तर पर होने लगी, तब मुद्रा का चलन शुरू हुआ। तो इस तरह से करेंसी, जैसे हमारी भारत की करेंसी क्या है, रुपए, अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर, यूरोप की करेंसी क्या है, यूरो, है ना। इस तरह से अलग अलग देश की अलग अलग मुद्रा होती है, उसे हम इंग्लिश में करेंसी कहते हैं। तो इस तरह से किसी समय मुद्रा का चलन शुरू हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि सब्जी वाले को देकर पैसे देते हैं हम लोग और सब्जी खरीदते हैं। किताब दुकान पे यदि हमें किताब खरीदनी है तो हम पैसे देते हैं, कितने का किताब है, और फिर किताब खरीदते हैं। जब हम ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, चाहे बस से यात्रा करते हैं, ट्रेन से करते हैं, ऑटो रिक्शा से करते हैं, तब हम क्या देते हैं उसको, तब हमने तो दिया पैसा, लेकिन पैसे के बदले में हमें क्या मिला, हमें कोई सामान मिला क्या, नहीं। जैसे हमने यहाँ पे पैसा दिया तो हमें किताब मिली, हमने पैसा दिया तो यहाँ सब्जी मिली, हम कपड़े की दुकान में गए, पैसा दिया तो कपड़े मिले। लेकिन हम जब ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, चाहे ऑटो से करें, बस से करें, ट्रेन से करें, तो हम क्या करते हैं, टिकट खरीदते हैं, और हमें लेकिन कोई सामान हमें नहीं मिलता। ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार वकील की ज़रूरत पड़ती है, उनके पास जाते हैं, तो उनकी सलाह हम लेते हैं, और उस सलाह के बदले हम क्या करते हैं, उन्हें पेमेंट करते हैं, शुल्क देते हैं, फीस देते हैं। इससे हमें कौन सी कोई चीज़ मिली क्या, कोई वस्तु मिली क्या, जरा सोचते रहो, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आप भी विचार करो। हम सिनेमा देखने जाते हैं कई बार, तो सिनेमा घर में हम टिकट खरीदते हैं, उसका पैसा देते हैं। पैसा क्यों देते हैं आप, क्योंकि हमें कोई सामान तो नहीं मिल रहा है, कागज़ का एक टुकड़ा हम खरीदते हैं, और 100-100, 150-150 रुपए के टिकट, आजकल तो वो भी नहीं आते, पहले तो वो भी मिलते थे,
अब तो सीधा 200 से टिकट ही शुरू हो जाते हैं बड़े शहरों में। छोटे शहरों में आज भी 100-150 में 50 रुपये में टिकट मिल जाते होंगे। तो हम जब सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा घर में हम टिकट का पैसा देते हैं। क्यों देते हैं? बाल कटवाने आप जाते हो तो उसके बदले हम वो बाल काटने वाले को, जो बार्बर होता है या नाई होता है, सलून वाला जो होता है, उसको हम पैसे देते हैं और वो क्या करता है, हमारे बाल काटता है। तो उसने तो हमें कोई पैसा नहीं दिया, उल्टे हमारा बाल भी ले लिया उसने, लेकिन हमने फिर भी उसको पैसा दिया। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? हम टिकट सिनेमा घर में टिकट का पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि हमें सर्विस मिलती है। हम सिनेमा घर के हॉल में अंदर जाते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, एसी चालू रहता है और सामने हम फिल्म देखते हैं। पर्दे पर हम 3 घंटे का या 2 घंटे का मनोरंजन लेते हैं। हमें हमारा मनोरंजन होता है, तो हमें एक तरह की सेवा मिल रही है, इसलिए हम पेमेंट करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें सलाह देता है, भाई अभी इस सर्दी बुखार हो गया है, चलो तो ये आप दवा ले लेना। दवा लिख के दे देता है कि भाई फला फला दवा ले लेना, गर्म पानी पीना, विक्स लगा लेना, भाप ले लेना, काढ़ा पी लेना, इस तरह की सलाह हमें देता है और उसके बदले उसको हम फीस देते हैं। आप स्कूल में आते हो, वहाँ पे आप फीस देते हो। स्कूल से कोई वस्तु तो नहीं मिलती, लेकिन आपको सेवा मिलती है, आपको पढ़ाया जाता है। तो हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, ऑटो रिक्शा में यात्रा करते हैं, तो ऑटो रिक्शा वाला तो हमें कोई सामान नहीं देता, लेकिन फिर भी हम पैसे देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो हमें सर्विस दे रहा है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में मदद कर रहा है। तो ये भी एक प्रकार का सर्विस है, एक तरह की सेवा है। और जब हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं या फल खरीदने जाते हैं या कपड़े खरीदने जाते हैं या अनाज खरीदते हैं, तो हम पैसे देते हैं और वस्तुएं लेते हैं। तो दोनों ही दृष्टि में व्यापार होता है। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक महिला जो है वो सामान खरीद रही है। सामान क्या खरीद रही है? तो वो खरीद रही है सब्जी, और सब्जी खरीदने के बदले, जैसा कि हम जानते हैं, हम सब्जी वाले को पैसे देते हैं। तो जब वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, यानी हम जब सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसे दृश्य व्यापार कहा जाता है, विजिबल ट्रेड कहा जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं दृश्य व्यापार। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, तो हमें वहां पे क्या मिलता है? सेवा मिलती है। तो जब सेवाओं का लेन देन होता है तो उसे अदृश्य व्यापार कहते हैं, इनविजिबल ट्रेड या अदृश्य व्यापार। पैसे तो यहाँ भी हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई सामान नहीं मिल रहा है, हमें सर्विस मिल रही है, सेवा मिल रही है। हम बाल कटाने जाते हैं, हमें सर्विस मिलती है, हमारा बाल काटा जा रहा है। हम पार्लर में जाते हैं, फेशियल कराते हैं, मेकअप कराते हैं, हेयर स्टाइल बनवाते हैं, हेयर कलर करवाते हैं, हम सर्विस ले रहे हैं, हमें सर्विस मिल रही है और उसके बदले में हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन हम जब दुकान पे सामान खरीदने जा रहे हैं, तो हमने मोबाइल खरीदा और मोबाइल के पैसे दिए, हमने सिम कार्ड खरीदा, सिम कार्ड के पैसे दिए। तो जब हम इस तरह की वस्तुओं का लेन देन करते हैं तो वहां पे दृश्य व्यापार, जब सेवाओं का लेन देन करते हैं तो वहां अदृश्य व्यापार। तो विजिबल ट्रेड एंड इनविजिबल ट्रेड। अब हम देखते हैं व्यापार के प्रकार। व्यापार के 2 मुख्य प्रकार हैं। एक होता है वस्तुओं की मात्रा के अनुसार, यानी वस्तुओं की नग संख्या कितनी है, और दूसरा होता है प्रदेश के विस्तार के अनुसार। अब वस्तु की मात्रा के अनुसार जो व्यापार होता है उसके भी 2 प्रकार हैं। उसमें एक को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आपके ध्यान में आ गया हो, उसे हम कहते हैं थोक व्यापार, यानी होलसेल बिजनेस, होलसेल ट्रेड। और दूसरा है चिल्लर व्यापार, यानी रिटेल ट्रेड। और जो प्रदेश के विस्तार के अनुसार होता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय या स्थानीय व्यापार, लोकल या डोमेस्टिक ट्रेड, और या अंतरराष्ट्रीय बाह्य व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड। हम देखते हैं कि थोक व्यापार क्या है। वस्तुओं की मात्रा के अनुसार जो व्यापार होता है उसमें 2 मुख्य प्रकार है, थोक व्यापार और चिल्लर व्यापार। इसमें क्या होता है, व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुओं की खरीदी करते हैं। उत्पादक से सीधे या खरीदारी की जाती है और खरीदे हुए माल को
चिल्लर व्यापारियों से विक्रय किया जाता है। तो ये जो थोक व्यापार है, इसमें क्या होता है कि व्यापारी जो होता है वो बहुत बड़ी संख्या में सामान की खरीदारी करते हैं। और ये खरीदारी कहाँ से करते हैं? सीधे सीधे प्रोड्यूसर के पास से, उत्पादक के पास से, जो सामान बना रहा है, और फिर वो सामान लेकर आते हैं और चिल्लर व्यापारियों को बेचते हैं। तो जैसे कारखाने से, किसान से, यहाँ से डायरेक्ट थोक व्यापारी जो होते हैं वो इनसे सामान ले लेते हैं। जैसे आम का बगीचा है, तो आम के जो बगीचे का मालिक है उससे थोक व्यापारी आम के पूरे पेड़ के आम खरीद लेता है। तो ये होलसेल ट्रेड है। अब इसके बाद हम आते हैं चिल्लर व्यापार पे। बड़े थोक व्यापारी से माल खरीद कर सीधे उपभोक्ता को दिया जाता है। यानी थोक व्यापारी के पास माल आ गया तो जो छोटा व्यापारी होता है वो माल वहां से खरीद के ले आता है और उसके बाद वो सीधे ग्राहक को या उपभोक्ता को वो सामान बेचता है। इसे हम चिल्लर व्यापार कहते हैं। जैसे हम अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में किराने की दुकान से जाके सामान खरीदते हैं, तो वो रिटेल ट्रेड है या चिल्लर व्यापार है। जैसे चिल्लर विक्रय करने वाले दुकानदार, बागानी सब्जियों के विक्रेता, है ना, आसपास में हमारी सब्जी वाला होता है, फल वाला होता है, हम उसके पास से सामान खरीदते हैं। तो इसमें अंतर क्या है थोक व्यापार और चिल्लर व्यापार में? थोक व्यापार में बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीदा जाता है और चिल्लर व्यापार में वस्तुओं की मात्रा कम होती है। अब हम देखेंगे प्रदेश के विस्तार के अनुसार, यानी क्षेत्र के विस्तार के अनुसार। अभी हमने देखा संख्या के अनुसार, यानी वस्तुओं की संख्या के अनुसार। अब हम किस एरिया में व्यापार कर रहे हैं उसके अनुसार देखते हैं। तो पहला है देशांतर्गत व्यापार और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय या बाह्य व्यापार। देशांतर्गत व्यापार जो है देश के अंतर्गत ही किया जाता है, देश के अंदर ही जो व्यापार किया जाता है उसे हम कहते हैं देशांतर्गत व्यापार। और जो व्यापार हम दो देशों के बीच करते हैं, अलग देश से करते हैं, उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। देशांतर्गत व्यापार, एक ही देश में विभिन्न प्रदेशों के बीच यह व्यापार होता है। जैसे अभी हमने देखा था कि कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाला सेब, एप्पल, वो मुंबई में पहुंच गया। आसाम में बनने वाली कोई वस्तु, हस्तकला की वस्तु, क्राफ्ट की वस्तुएं, वो पूरे देश में वितरित हो जाती हैं। हरियाणा या चंडीगढ़ में बनने वाला स्पोर्ट्स का सामान मुंबई में धड़ल्ले से बिकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं तमिलनाडु में स्टील की फैक्ट्रीज है, स्टील का सामान, स्टील के बर्तन पूरे भारत भर में बेचे जाते हैं, मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो सामान है, ये जो व्यापार है, सामान एक जगह से दूसरी जगह तक अपने ही देश के अंदर पहुंचाया जाता है, ये होता है देशांतर्गत व्यापार। तो किसी देश की जनसंख्या कितनी है, उस देश में यातायात की सुविधा कितनी है, लोगों का रहन सहन कैसा है, संसाधनों की उपलब्धता कितनी है, इन सब बातों का परिणाम देशांतर्गत व्यापार पर पड़ता है। और भारत में तो भौगोलिक घटकों की विविधता है। कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं, पहाड़ी प्रदेश है, ठंडे प्रदेश हैं, कहीं पे बहुत गर्मी पड़ती है, सूखा प्रदेश है, कहीं मरुस्थल है, कहीं बहुत ज़्यादा पठारी प्रदेश है, कोई मैदानी प्रदेश है जहाँ नदियों का जाल बिछा हुआ है। तो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र वाले जो प्रदेश हमारे देश में हैं, तो इस कारण इनकी घटकों की विविधता और अत्यधिक जनसंख्या के कारण देशांतर्गत व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और इस देशांतर्गत व्यापार का विकास देश के विकास पर निर्भर होता है। आर्थिक विकास अधिक होगा तो व्यापार भी अधिक होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आर्थिक विकास और अंतर्गत व्यापार में या देशांतर्गत व्यापार में पॉजिटिव रिलेशन होता है, धनात्मक संबंध होता है, सकारात्मक संबंध होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब आप स्लाइड देखकर ही समझ गए हो कि बड़े बड़े जहाज हैं, यानी एक देश से दूसरे देश तक जाने के लिए समुद्री मार्ग से हम यात्रा करें तो बड़े बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल होता है। हवाई मार्ग से यात्रा करें तो बहुत बड़े बड़े जेट एयरवेज का इस्तेमाल होता है। तो यह
यहाँ पे हम दुनिया का ग्लोब भी देख रहे हैं। तो ये है अंतरराष्ट्रीय व्यापार की झलक देता हुआ दृश्य। दुनिया के विभिन्न देश, अब इस चित्र में हम देख रहे हैं, हर एक देश का अलग अलग झंडा है। अब इस चित्र को देखो और आपके लिए एक अच्छा होमवर्क भी है कि इन झंडों के आधार पर इन देशों को पहचानो। ये है हमारा भारत देश, इसको हमने पहचान लिया है। अब बाकी देशों को पहचानने का काम आपको करना है। जब ये सारे देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो अब यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब दो देशों के बीच होता है तो उसे कहते हैं द्विपक्षीय व्यापार या बायलैटरल ट्रेड। और जब यह व्यापार दो से अधिक देशों के बीच होता है तो इसे कहते हैं बहुपक्षीय व्यापार या मल्टीलैटरल ट्रेड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ दो देश हमें दिखाई दे रहे हैं, एक है हमारा भारत देश और एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ जो खरीदार है, सेलर सिटिंग इन इंडिया एंड बायर सिटिंग इन अमेरिका। बेचने वाला भारत में है, खरीदने वाला अमेरिका में है, और इन दो देशों के बीच में व्यापार होता है। तो यह है द्विपक्षीय व्यापार या बायलैटरल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण घटक है आयात निर्यात। यह इस व्यापार की मूलभूत प्रक्रिया है। आयात निर्यात का अर्थ क्या होता है? आयात मतलब होता है अपने देश में मंगाना, और निर्यात का मतलब होता है दूसरे देश में भेजना। जब कोई देश किसी दूसरे देश से वस्तुएं और सेवाएं खरीदकर अपने देश में लाता है तब उसे हम कहते हैं आयात करना, यानी इंपोर्ट करना। और जब उसी प्रकार जब कोई देश अपने पास होने वाले अधिक उत्पादन को किसी आवश्यकता वाले देश को बेचते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं निर्यात, एक्सपोर्ट करना। जैसे इस समय हम कोरोना के जो वैक्सीन है उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों को दे रहे हैं। तो जब हम सामान दूसरे देशों को देते हैं तब उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना, और जब सामान हम दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं तो उसे कहते हैं इंपोर्ट करना। तो ये आयात और निर्यात यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मूलभूत प्रक्रिया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू ही तब होगा जब आयात निर्यात का कंसेप्ट हमें क्लियर होगा। जब सामान मंगाएंगे या सामान बेचेंगे, सर्विस लेंगे या सर्विस देंगे, तो जब ये सब क्रिया होगी दो देशों के बीच तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू होता है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सोचना है, विचार करना है। आप विचार करो कि आप एक बहुत बड़े व्यापारी हो और आपको आपका जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उसे देश के अन्य राज्यों में बेचना है और उसके साथ साथ आपको दुनिया के कुछ देशों में भी बेचना है। तो इसमें आप विचार करो कि कौन सा काम करना इजी होगा, कौन सा काम आसान होगा। अपने देश में सामान बेचना आसान होगा या अपने देश के बाहर सामान बेचना आसान होगा? ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि आपको किस व्यापार में, यानी अपने देश में व्यापार करने में, देशांतर्गत व्यापार में या अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, किस व्यापार में आपको कुछ बंधन आएगा और बंधन क्यों आएगा? तो यहाँ तक आप सोचिए, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।